रतनलाल साहब ने ये भी बताया था, जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे बिरयानी बांट के नहीं खाएंगे। जब तक डेमोक्रेसी सही नहीं चलता है, ना तो ह्यूमन राइट्स की बात बोलने के लिए है, ना तो माइनॉरिटी राइट्स को बात करने लायक नहीं है। तो हमें प्रायोरिटीज सेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और आज का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है देश में डेमोक्रेसी वापस लाए। 1950 से लेके 1990 तक जो डर हमारे अंदर नहीं थे, 90 से आज 35 ईयर्स के बाद अगर हमें अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं डर लगता हो, अगर बच्चे अगर दो कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, रात को आ रहा है, पहुंचा नहीं है, तो माँ बाप को चैन नहीं आते आजकल घर पे। क्यों? जैसे हमारा देश का हालत तो बताने का जरूरत नहीं, सब जानता है क्या हालत है। स्टूडेंट हो तो 5 साल तक बेल भी नहीं मिला है, वो सारे किस्सा चल रहे। ट्रेन में जा रहे हो तो नाम देख के भी शूट हो सकता है। ये सारे हमारे देश में चल रहा है। नमस्कार सबको, आदाब। फिरोज साहब, प्रोफेसर रतनलाल जी, सरदार दया सिंह जी, सारे दोस्तों, भाइयों, आज माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग, माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। जैसे रतनलाल जी ने अंबेडकर साहब को कोट करके बताया था कि वो दिन आना चाहिए जब माइनॉरिटी ना रहे, माइनॉरिटी और मेजोरिटी में कोई अंदर ना रहे, इसलिए माइनॉरिटी राइट्स दे रहे हैं। माइनॉरिटी जो यूएन का जो डिक्लेरेशन था वो 92 में आया था, 1992 में, मगर 1948 में ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन हुए थे। क्या माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन में कोई चीज जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में नहीं है वो कुछ दिए हैं माइनॉरिटीज को? फिलहाल माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन का यही है कि जो सबको मिलता है वही माइनॉरिटीज को भी मिलना चाहिए, वही राइट है। हर इंसान का राइट एक ही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स में माइनॉरिटीज शब्द आ रहे हैं, 29, 30। ये 29 में बेसिकली सिर्फ हेडिंग में आता है। 30 में एजुकेशनल राइट्स की बात होता है, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी का भी होता है। बट 29 के हेडिंग के अंदर अगर आप जाके देखें तो उसमें माइनॉरिटीज को नहीं लिखा है। उसमें सब सेक्शन से एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के बारे में लिखा है। माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज हेडिंग देके आर्टिकल के अंदर जाके बता रहे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब यह हुआ कि माइनॉरिटीज को कोई भेदभाव नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 13 में जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जैसे रतनलाल जी ने बता रहे थे, कि वो एस्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल राइट्स दिए हैं। उसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अलग बात लिखा नहीं है। आर्टिकल 350A और 350B लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देने के लिए।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ज्यादा भेदभाव नहीं किए हैं, ना तो कुछ ज्यादा दिए हैं। फिर 92 में आके कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने के बाद 40 साल के बाद यूएन ने डिक्लेरेशन पास किया। 1948 में ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन हुआ। क्या आज दुनिया में ह्यूमन राइट्स सबको मिल रहा है? अगर ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, जब वो माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा है, तो माइनॉरिटी उस हालत में है। जब रतनलाल जी ने बात कर रहे थे कि जो दलित समुदाय की बात कर रहे, वो माइनॉरिटीज थे अंबेडकर साहब के हिसाब से, मगर आज उनको ही नहीं मालूम है कि वो माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है। मगर प्रोफेसर साहब ने तो हिस्ट्री के बाद काफी आंकड़े दिए, मगर मेरा इस बात को, इस अवसर को ऐसे देखना चाहूंगा कि क्या हम अंबेडकर साहब का उस सपना अपना सकते हैं कि नहीं सकते, कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कोई फर्क नहीं है, सब इस देश का नागरिक है। क्या हम उस सोच के साथ देश में जी पाएगा? 75 इयर्स के बाद हम खड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद। क्या हमारा हालात, मैं क्रिश्चियन हूं, दूसरा आप लोगों से भी कम वाला माइनॉरिटी हूं, सिर्फ 2.5% के करीब है, आप लोग कम से कम 15 से ऊपर है। और सुधार साहब भी हमारे जितने हैं, मगर उनको अपने अंदर एक थोड़ा सा ज्यादा ताकत है। फर्क इतना है कि हम लोगों को ये बोलता है कि आप हम विदेशी है, ये इनको तो विदेशी नहीं बोलते, इनको तो देश की समझते हैं। इतना ही फर्क है हम दोनों के बीच में। हाँ। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि क्या हम कब उस सोच पे आ सकता है कि हम माइनॉरिटी नहीं है, हम इस देश का नागरिक है, ये सोच के हमें हिम्मत से कहीं भी जाने के लिए अंदर से एक हिम्मत ले सकता है। कौन रोक रहे हमें? क्यों रुक रहे? अगर कोई रोक रहा है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? जैसे हमारा देश का हालत तो बताने का जरूरत नहीं, सब जानता है क्या हालत है। स्टूडेंट हो तो 5 साल तक बेल भी नहीं मिला है, वो सारे किस्सा चल रहे। ट्रेन में जा रहा है तो नाम देख के भी शूट हो सकता है, ये सारे हमारे देश में चल रहा है। 84 इयर्स का मरने वाला आदमी को पीने के लिए एक स्ट्रॉ भी नहीं देते, फादर स्टैन स्वामी को जो बॉम्बे में डेथ हुआ था। तो ये सारे हमारे देश में हो रहा है। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, कल या 2 दिन पहले गुजरात का एक 11,000 बच्चों को पढ़ाने वाला हायर सेकेंडरी स्कूल को सरकार ने टेक ओवर कर लिया माइनॉरिटीज का। 35 ईयर से चलने वाला है। रीजन क्या है? स्कूल का कुछ कोई 2 बच्चे बाहर, स्कूल के कॉम्पाउंड के बाहर आपस में कुछ गोलीबारी या कुछ चले थे। मगर हमें इस दिन, इस 18 दिसंबर 2025 को कम से कम कुछ बात तो सोच के आगे चलना है। आगे हमें क्या करना है? पीछे हिस्ट्री पूरा हमें पढ़ने का मौका मिला, सोचने का मौका मिला, मगर हिस्ट्री को ही इन्होंने रीराइट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। होल एक्सरसाइज इज टू रीराइट द हिस्ट्री। हम उस जमेले में क्यों पढ़ो? जुमलों का जमाना है। सच बोलने वाला प्रोफेसर साहब के जैसे कुछ चंद लोग इधर उधर मिलते हैं, हिम्मत से बोलने वाला,
चुप चुप के काफी लोग बोलते हैं मगर वो सामने नहीं बोलते। उस जगह पे हमें क्या करना है? जो भी बीत गया बीत गया। 1990 तक, 1950 से लेके 1990 तक जिस सोच से अगर हम अपने गलियों में निकलते थे, क्या हमें डर लगता था? अब जब ट्रेन में जाते तो डर लगते थे। हम आजकल सुन रहा है, हमारा काफी सिस्टर्स जो है क्रिश्चियन नन्स है, जो कॉन्वेंट स्कूल में वगैरह पढ़ाते हैं या हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं, वो लोग बता रहे हैं आजकल वो अपने कपड़े में ट्रेन में जाते हैं तो आजकल एक काफी इंसिडेंट हो गया कि जो यंगस्टर्स है उनको तंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो अपने घर के बहनों के सामने ना करना चाहिए, ऐसे हरकतों में उतर आ रहे हैं। क्यों? हम यहां से आगे कैसे बढ़े? अगर 1950 से लेके 1990 तक जो डर हमारे अंदर नहीं थे, 90 से आज 35 ईयर्स के बाद अगर हमें अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं डर लगता हो, अगर दो कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, रात को आ रहे हैं, पहुंचा नहीं है, तो माँ बाप को चैन नहीं आते आजकल घर पे। क्यों? पर उसके लिए क्या कर सकता है? ये सारे खेल पूरा नैरेटिव का है। जो माइनॉरिटी है, जो सबसे ज्यादा इस देश में सफर कर रहे, वो जैसे रतनलाल साहब ने बताया था कि इस देश का दलित समुदाय है, जिसका अपना कोई इकोनॉमी नहीं है, अपना कोई बिजनेस नहीं है, अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई बोलने लायक एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। उन्हीं को क्यों इस तरह से बहका के, इस तरह से बिहेव करने का क्यों सिचुएशन आज हुआ है? हम लोग मैंने ये किताब लेके आया था, 3-4 कॉपी लाया था। ये है डेमोक्रेसी डीरेल द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एट 75। ये हम लोग कुछ क्रिश्चियन लोगों ने मिलके आर्टिकल्स, 10-15 लोगों का आर्टिकल्स है। उसके लास्ट चैप्टर में हमने आगे कैसे जाएंगे उसका भी बात उसमें लिखा है। उसमें हमारे हिसाब से आज से सबसे बड़ा इश्यू है, अगर आपको माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करना हो, कौन देगा आपको माइनॉरिटी राइट? जो सरकार चला रहे उनको देना चाहिए। अगर वो सरकार चलाने वाला नहीं दे रहा है तो आप कचेरी जाएगा तो कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं वो देना चाहिए। क्या आपको कोर्ट में से वो मिल रहे हैं आज का डेट में? तारीख भी उन लोगों को ही मिलता है जिसको वहां पे कुछ हो सकता है। मैं जेल जाने से बच गया, खाली गिरफ्तार हो गया, वापस आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक डेमोक्रेसी सही नहीं चलता है, ना तो ह्यूमन राइट्स की बात बोलने के लिए है, ना तो माइनॉरिटी राइट्स को बात करने लायक नहीं है। तो हमें प्रायोरिटीज सेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और आज का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है देश में डेमोक्रेसी वापस लाए। क्या आपको लग रहा है कि जो वोट बाबा साहब ने बोला कि सबसे हर एक सिटीजन का सबसे बड़े एक राइट या एक सबसे बड़ा एक पावर जो है वो एक वोटिंग पावर है? वो इंडिया ऐसा देश है दुनिया में सबसे पहले हर एक सिटीजन को वोटिंग राइट दिए। अमेरिका में भी नहीं थे, यूरोप में भी नहीं थे, कोई कंट्री में। इंडिया ऐसा देश है। और आज क्या हमें लग रहा है कि वो जो वोट हम डालने के लिए जा रहा है सब विदाउट एनी फियर और फेवर, क्या आप वोटिंग पूल तक जाके वोट एक्सरसाइज कर पा रहे? क्यों?
अगर आप वोट कर लिया, क्या वो वोट जिसको आपने दिया है उनके फेवर में काउंट हो रहा है आज का डेट में? अगर ये दोनों नहीं हो रहा है, इसके मतलब डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी नहीं है तो आपके देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कचेरी नहीं है, सरकार नहीं है, सब अपने मनमानी चले आ रहे हैं। तो हमारा प्रायोरिटी इस देश में सही सरकार बनाने का होना चाहिए, डेमोक्रेसी को वापस लाना चाहिए। अगर माइनॉरिटी राइट हमारे पास कुछ है और एक ही राइट है, वो है मेजॉरिटी का एक सिटीजन जैसे जीता है वैसे हमें भी जीने का अधिकार मिले। वो अधिकार हमें तब मिल सकता है जब देश में रूल ऑफ लॉ हो, देश का कचेरी ठीक से काम करे। उसमें वोट जाने में डरता है, कहीं खरीद फरोख्त चलता है, मैनिपुलेशन चल रहा है, SIR वगैरह आजकल काफी सारे चल रहे हैं। वोटिंग मशीन का कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहे। थैंक गॉड कांग्रेस पार्टी ने अभी कम से कम सीरियसली तो लिया हुआ है। लेट अस सी हाउ फार दे विल बी एबल टू, वी कैन, हम लोग बहुत दिनों से चला रहे हैं। हाँ, मगर उससे बड़ा एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा बिफोर आई कंक्लूड, वो ये बात है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कोई भी डेमोक्रेसी का जो इंपॉर्टेंट बात है वो है किसको देश में प्रोटेक्शन का जरूरत है। मेजॉरिटी को जरूरत है या माइनॉरिटी को जरूरत है या कोई और लोगों को जरूरत है। 1974 में 9 जजेस का एक बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, सेंट सेवियर कॉलेज अहमदाबाद का कॉलेज का एक केस में। उसमें कोर्ट ने यह बताया था कि मेजॉरिटी को कोई प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो भी जरूरत है वो मनवा सकता है डेमोक्रेसी में सरकार से। जरूरत उनको है जो अपना बात आगे नहीं रख सकता है या उसका इंटेलेक्चुअल या सोशल डेवलपमेंट नहीं है, या एक माइनॉरिटी हो। तो प्रोटेक्शन माइनॉरिटी को चाहिए, देना है कोर्ट को या एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हमारा प्रायोरिटी है पहले सरकार ठीक बने। ये रतनलाल साहब ने ये भी बताया था, जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे बिरयानी बांट के नहीं खाएंगे, बात नहीं बन सकता। किसको बांटना चाहिए? जिसको बिरयानी नहीं मिल रहा है, जो सिल्वर की थाली में बिरयानी मिलने वालों को बांटने का कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इस देश में आज का डेट में बिरयानी किसको नहीं मिल रहा है? बिरयानी छोड़ो, खाने के बात करते हैं हम लोग। अगर आप माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी या दूसरे कास्ट सिस्टम को छोड़ के अगर आप इंसानियत का बात करें, जो बात से सोसाइटी को डिवाइड ना करने का कोई बात अगर आप कर सकते हो, तो उस पे ध्यान करना चाहिए हमें। कौन सा बात है जिस पे हम अपना कास्ट या रिलीजियस आइडेंटिटी या कम्युनिटी के बिगर साथ बैठ के एक साथ बात कर सकते हैं, एक साथ देश के बारे में बात कर सकता है, एक साथ बैठ के सरकार के बारे में बात कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे काफी लोग, आप लोग गवर्नमेंट में भी जॉब करने वाले लोग होंगे। 1990 में क्लास 4 एम्प्लॉयमेंट में
लाखों लोग थे, रेगुलर एम्प्लॉइज थी। आज का डेट में क्लास 4 में सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे हैं। 3 में वो 90 से शुरू होके आज का डेट में 3 में नहीं है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स सब कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर आप मैं 5-7 मिनट में कंक्लूड करूंगा। अगर आप देखें जो रेगुलर एम्प्लॉई है आज का डेट में 30,000 से ऊपर सरकार से हर महीने ले रहे हैं, करीब 35,000 के करीब ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को 20,000 के करीब है मिनिमम वेजेस, जो सरकार के खाता से जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, मगर जो मेहनत करने वाले के पॉकेट में नहीं जाता है। ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आया था 2016 में, 30 नवंबर 2016 का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। एक सेंट्रल मिनिस्टर था, मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, जो PSUs का थे। उनका जो कहना था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है, ऑयल कंपनीज जो है, जिसमें उस वक्त 15,000 रुपया एक ड्राइवर को सरकारी खाते से जाते थे और उस ड्राइवर को मिलते थे 3,000 रुपये। तो 15 से 3 के मतलब 12,000 रुपये किसके पॉकेट में जा रहे हैं? आज सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 4, क्लास 3 ऑलमोस्ट 90%, क्लास 2 और क्लास 1 में भी काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट में चला गया है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा जा रहा है वो ना तो उनको देता है, उससे ज्यादा वो किसी को लगाने के लिए भी पैसा ले रहा है। यहाँ पे दिल्ली में मतलब 50,000, 60,000, 70,000 पहले देखे ही वहां पे भी लेते हैं। 1970 में एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट आया था। अभी जो लेबर कोड आए उससे वो रिपील भी हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं देना है जहां पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो, ये है वो कानून का। और हो क्या रहा है, सरकार का सारे दफ्तर में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो रहे, सारे कॉन्ट्रैक्ट में कर दी। जैसे सरकार में हो गया तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये सारे हो गए। अभी कोई भी बड़े कंपनी रेगुलर एम्प्लॉइज को तो अगर 100 एम्प्लॉय में से 20 से 30 लोगों को रेगुलर में लगाते हैं, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट में है। उनका हालत जो सरकार में कॉन्ट्रैक्ट में है उससे भी बहुत बुरा है। मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया बवाना वगैरह में है, 7,000 8,000 रुपये में हर महीने लोग काम कर रहे हैं। एक पूरा महीना, हफ्ते में 6 दिन, 4 हफ्ते जाने के बाद 6,000, 7,000, 8,000, उस पे उनको रहने के लिए भी इंतजाम होना है, बच्चों का खाने का भी इंतजाम होना है, खुद का कपड़ा भी होना है। संभव है? अगले पीढ़ी कहां आएगा, कहां जाएगा? हम सोच रहे ये कुछ हजारों का खेल है, ये हजारों का खेल नहीं है। हमारा देश में 60 करोड़ वर्किंग फोर्स है, 60 से ज्यादा हो गया, 63-64 करोड़ वर्कर्स हैं। उसमें से आज का डेट में 70% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर में चल चुका है। प्राइवेट सेक्टर में तो सारे की सारे वो हाल है। 40 करोड़ लोगों को अगर आप देखें, घर पे 2-3 लोग और भी है, संख्या कितना है? देश का मेजोरिटी है या माइनॉरिटी है ये लोग?
किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। हम जो मुसलमान या ईसाई या सिख जो है, हम ज्यादा दिक्कत में है या वो ज्यादा दिक्कत में है? हम कम से कम, हमारा कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं, सोचने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत सोशल कंडीशंस हैं। उन लोगों का क्या हालत है आज के डेट में? और अगर वो मेजॉरिटी है, सोच लो आप, अगर उनके साथ यूनाइट होके डेमोक्रेसी वापस ला सकता है कि नहीं? इस देश का डेमोक्रेसी तब वापस आएंगे जब आप अपने माइनॉरिटी सोच से ऊपर उठ के देश का मेजॉरिटी जो लोग हैं, जिसको इस सरकार ने ऐसा एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो चाहता है उसी हालत में जाए जो अनटचेबल्स थे। कभी ये नहीं सोच सकता, ऊपर उठ के खड़ा होकर देख भी नहीं सकता है। उनको यही सिखा रहा है, उन दिनों में जो सिखाया ना, आपका पिछले जन्म का पाप का फल मिल रहा है। 10 साल हम चले, 14 से अब तक मिनिमम वेजेस, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस है, कानून अगेन अंबेडकर साहब के टाइम पे ही बने हुए हैं। इसका कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला एक्ट में नहीं है। जजमेंट्स के तरफ पे एक फॉर्मूला बनाया है। अभी जो कोड आया है, लेबर कोड आया है, उसमें भी कोई उसके लिए प्रोविजन नहीं है कैसे कैलकुलेट करें। और ये नया एक मुहिम चला है कि जो मिनिमम वेज कैलकुलेट करने के लिए बेसिक है, कितना कैलोरी मतलब जो फूड इनटेक है, वो एक आदमी को एक दिन में कितना चाहिए। वो 3700 कैलोरीज चाहिए था एक इंसान के हिसाब से गिनती करके देते हैं। तो ये सरकार ने तो यही मुहिम चलाई कि ये 3700 तो बहुत ज्यादा है, उतना की जरूरत नहीं है। इंसान को खाने के बात कर रहा हूं, और फ्री राशन बांट रहे सबके लिए। और इसका कैलकुलेशन का तमाशा देखो, देश का सबसे बड़े उद्योगपति हो या बिजनेसमैन हो, करोड़पति हो, बिलियनर हो, रहते हैं गुजरात में। गुजरात का जो मिनिमम वेजेस है करीब 12,000 के आसपास है आज का डेट में। हालांकि दिल्ली में वो 19 से 21 तक है जो एम्प्लॉइज का जो है। कैलकुलेशन तो सेम फिगर से ही चलता है, सेम फॉर्मूला से चलता है। डाटा फर्जिंग एक आज का कोई भी डाटा हो, इकोनॉमी का डाटा हो, सारे फर्ज करने का एक स्पेशल टैक्टिक्स चल रहे हैं आज का डेट में। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे मेजॉरिटी जो लोग हैं, सफरिंग वर्कर्स जो इस देश का है, वो कोई कम्युनिटी नहीं है उनके लिए। माइनॉरिटी का भी वर्कर्स है, मेजॉरिटी का भी वर्कर्स है, सबका है। अगर देश मिलके चलाना हो तो क्या हम उनके साथ उनके लिए आवाज उठा सकता है? हम जिस दिन देश का नरेटिव बदले, जो उसमें भी जो MNREGA जो क्या बोलते हैं, जो मनरेगा वाला जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको भी राम लगा दिया अभी, जी राम बना दिया, लोकसभा में पास कर दिए। तो ये कहां जा रहे हैं? हम इससे थोड़ा अलग हटके सोच सकता है या नहीं सोच सकता है? आज माइनॉरिटी राइट्स डे है। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूंगा या यही आपसे उम्मीद रखूंगा कि हमें थोड़ा सा अलग सोचने के लिए आज से अपना मन में एक कोशिश करें। इस देश का नरेटिव माइनॉरिटी मेजॉरिटी में से
शेड्यूल कास्ट, अपर कास्ट या ओबीसी से हटकर देश के लोगों के, मेजोरिटी ऑफ लोगों का जो हित में एक साथ जुड़े, वही एक तरीका है हमें अगर वापस डेमोक्रेसी लाने का। और जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगा, माइनॉरिटी राइट, आप कितना भी कानून पढ़े, कोई भी कचहरी जाए, आपको माइनॉरिटी राइट मिलने वाला नहीं है जब तक आपका सरकार सही सरकार नहीं हो। तो मैं धन्यवाद देके कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू।